आदिम समाज धरती की सबसे पुरानी संस्कृतियों के संरक्षक हैं। ये न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि जीवित विरासत भी हैं। जब हम इतिहास के गलियारों में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्हें हमने आदिम कहा वे प्रकृति के सबसे अच्छे रक्षक हैं। लेकिन कभी कभी बाहरी हस्तक्षेप ने इनकी शांति को समय समय पर तोड़ा है। अब हर संस्कृति की अपनी सीमाएं होती हैं और जब इन सीमाओं की दहलीज को, इनकी सीमाओं के हम कह सकते हैं रक्षक कवच को इंसान ने जब जब लांघा है तब इनके सम्मान और संरक्षण दोनों को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। एक ऐसी ही चिंता हाल ही में देखने को मिली है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष जनजाति के रहने की वजह से सेंटिनली आइलैंड के ऊपर एक खतरा दिखाई दिया, एक मानव हस्तक्षेप दिखाई दिया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी की चर्चा आपके सामने करेंगे। आज के हमारे शीर्षक के अंतर्गत समझेंगे वास्तव में इसे खतरे के रूप में क्यों देखा जा रहा है और इस घटना के तुरंत बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों हो गई। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेंटिनल द्वीप के बारे में और विदेशी एक यहां पर पहुंचता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो क्या ऐसा काम किया, आखिर क्यों इस द्वीप पर जाने की वजह से, जहां पर भारत के किसी भी क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं, तो इस द्वीप पर जाने से उसकी गिरफ्तारी क्यों हो जाती है, कौन सा अपराध उसने कर दिया, और वो भी एक अमेरिकी व्यक्ति था। तो इन सभी घटनाक्रमों को समझते हैं, इस घटना का क्या महत्व है इसको समझते हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है ये भी समझते हैं। देखिए, खबर ये है कि एक व्यक्ति था, 6 अप्रैल का वो दिन था जब वो व्यक्ति एक अमेरिकी यूट्यूबर था जिसका नाम था मायर खाइलो विक्टोरोविच पोल्याकोव। अब ये अमेरिकी मूल का व्यक्ति है, अमेरिका का एक यूट्यूबर है और वो पहुंचता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राजधानी पोर्ट ब्लेयर के बाद वो इस हिस्से के किनारे पर पहुंचता है और वहां से चला जाता है वो सेंटिनली आइलैंड में। और वहां पर जबकि पहुंचने के बाद ही इसकी गिरफ्तारी अगले ही दिन हो जाती है। तो क्या इसका कारण है, इसका जवाब आपको मिलेगा। साथ ही उत्तरी सेंटिनली द्वीप किस लिए फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, इसको भी हम समझेंगे। और क्या नॉर्थ सेंटिनल में आना कानून के विरुद्ध है, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस प्रकरण में। सामान्य अध्ययन के 1, 2 और 3 तीनों ही खंड से इस सेक्शन का आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कई द्वीपों का समूह है। 572 द्वीप लगभग यहां पर हैं और जिसमें से कि जो जीवन है वो लगभग 37 द्वीपों पर ही है। तो अधिकांश द्वीप इसके क्या है, निर्जन है। तो उन 37 द्वीपों में भी कुछ एक द्वीप ऐसे हैं जहां पर जाना क्या कानूनी रूप से अपराध के अंतर्गत आता है, इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। तो देखिए, 200 साल तक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह औपनिवेशिक काल में भी रहा। एक सजा के तौर पर, सजाए काला पानी के तौर पर सेल्युलर जेल बनाया गया था औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में। यहां पर लोगों को सजा याफ्ता कैदियों को भेजा जाता था। अब देखिए, यहां पर इसके हिस्से आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अंडमान ऊपरी हिस्सा, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है। इसके बाद नीचे आप देखते हैं लिटिल अंडमान है और इसके बीच में आप देख रहे हैं यहीं पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की स्थिति है। इस तस्वीर में आपको और स्पष्ट होगा। आप देख रहे हैं यहां पर जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है इसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यहां से आप देख रहे होंगे यहां पर एक द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, टर्मोग्ली आइलैंड, और यहां से आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये दिखाई दे रहा है। अब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, ये अमेरिकी यूट्यूबर पहुंचता है पोर्ट ब्लेयर और उसके बाद वो पहुंचता है इस आइलैंड पर, टर्मोग्ली आइलैंड पर, और यहां से रात में वो निकलता है अपने बोट मोटर का प्रबंध करते हुए। कुछ स्थानीय लोग उसकी मदद किए होंगे और वो सारी चीजें लेने के बाद वो रात में पहुंचता है और इस आइलैंड पर पहुंच जाता है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो गिरफ्तारी क्यों होती है? दरअसल इस आइलैंड पर किसी भी व्यक्ति का जाना पूरी तरह से निषिद्ध है। जब कोई नहीं जा सकता यहां पर, उसकी मनाही है। बहुत विशेष कंडीशन में, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन होती हैं, तब यहां पर जाने की यहां पर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिलहाल यहां पर कोई नहीं जा सकता, उसको निषिद्ध किया गया है। अब यह व्यक्ति रात में पहुंचता है, 1 घंटे तक वहां रहता है, अपने साथ कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ पेय पदार्थ लेकर जाता है, डाइट वो कैन लेकर जाता है, कुछ नारियल लेके जाता है, क्योंकि उसने अध्ययन कर रखा था कि एक बार बहुत पहले 1991 में कुछ नारियल स्वीकार किए गए थे इन जनजाति के द्वारा, यहां पर रहने वाली जनजाति के द्वारा। फिर वहां पर वो रुकने के बाद कुछ देर शोर मचाता है कि यहां इन जनजातियों से इसका इंटरेक्शन हो सके, बातचीत हो सके, लेकिन फिलहाल गनीमत है कि बातचीत नहीं हो सकी। बातचीत तो दूर की बात है। 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति थे, उनका निधन भी हो गया था और इसी आइलैंड पर जाने की वजह से तो हो सकता था यहां भी वो दुर्घटना हो सकती थी। बहरहाल
यहां उनका किसी भी तरह से संपर्क नहीं हुआ और फिर ये व्यक्ति वहां से एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वहां से इस आइलैंड से फिर ये लौट आता है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसको आते हुए देखा, कुछ मछुआरों ने देखा, फिर स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इस व्यक्ति ने पहले भी 2 प्रयास किए हैं। अक्टूबर 2024 में, फिर जनवरी में इसने 2 प्रयास पहले भी किए हैं। अब सवाल यह उठता है कि यहां पर जाना आखिर इसने क्यों, गिरफ्तारी इसकी क्यों चर्चा का कारण बन रही? चर्चा का कारण इसलिए बन रही है क्योंकि इस क्षेत्र में जो जनजाति रहती है वो जनजाति जो है अंतिम असंपर्कित जनजाति है। इसका मतलब एक ऐसी जनजाति है जिसका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं है और इनकी संख्या बहुत कम है, वो विलुप्ति के कगार पर है। तो ऐसी दशा में जहां पर जाना बाहरी लोगों का बिल्कुल निषिद्ध है, इस व्यक्ति का पहुंचना एक अपराध है और उस अपराध को इस व्यक्ति ने किया है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के समय ही ये पता चला कि ये व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं थ्रिल सीकर हूं। इसका मतलब मुझे रोमांच से प्रेम है और उस रोमांच के चक्कर में हो सकता था कि इस व्यक्ति की जान भी चली जाए। तो ये फिलहाल इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब एक एक करके हम पूरी घटनाक्रम को हम समझते हैं, इसके इतिहास को समझते हैं, सेंटिनल द्वीप को समझते हैं, यहां रहने वाली जनजाति को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में 3 मुख्य एआई फीचर्स मिल रहे हैं और इस फीचर्स की सहायता से आप अपनी एआई समरी, एआई क्विज और आस्क मी क्वेश्चन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एआई समरी के अंतर्गत बड़े टॉपिक को पढ़ के छोटे टॉपिक पे कन्वर्ट करके उसका रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एआई क्विज में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी हो सकेगी और आस्क मी अ क्वेश्चन का मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो इस एआई फीचर्स की सहायता से उसका जवाब पाकर अपनी तैयारी को बेहतर आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएसजीएस फाउंडेशन का जो प्रीलिम्स मेंस कोर्स का ऑफलाइन बैच है उसकी शुरुआत 8 अप्रैल से शाम 6 बजे से अंग्रेजी माध्यम की हो रही, हिंदी माध्यम की शुरुआत हो चुकी है। 87501 पर कॉल करके आप विस्तार से बात कर लेंगे। अब देखिए, उत्तरी सेंटिनल जो द्वीप है, सबसे पहले इस आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो इस आइलैंड की अगर बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान के प्रशासनिक जिले का यह हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो जो दक्षिणी अंडमान था, आप यहां पर मैप में देख लीजिए फिर से, ये दक्षिणी अंडमान जो साउथ अंडमान का पोर्शन है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके आगे अगर बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी कितनी है? तो पोर्ट ब्लेयर ये कैपिटल यहां पर है, यहां से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है। अब देखिए, ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, 8 किलोमीटर चौड़ाई है, लगभग 7 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई, इस तरह से कुल मिला के लगभग 60 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और उथली चट्टान है, चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होगी। शैलो रीफ से ये घिरा हुआ है। इसका मतलब एक तरह से सुरक्षा के लिहाज से हम कह सकते हैं चारदीवारी की जैसी संरचना इसके चारों तरफ बनी हुई है। ये क्या करता है? इसको नावों की पहुंच से बचाता है। अगर कोई बोट से पहुंचता है तो वो उससे डायरेक्ट उससे ये उसको सेव करता है। तो ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप की स्थिति है। अब यहां पर ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर एक ट्राइब रहती है, एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सेंटिनली जनजाति। और ये जनजाति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतिम असंपर्कित जनजातियों में से एक है। और सेंटिनली जनजाति के अलावा यहां पर अगर बात की जाए तो कुछ अन्य जनजातियां भी हैं, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज, ओंज, शोम्पेन और जारवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो वहां पर ग्रेट अंडमानीज, ओंज, शोम्पेन और जारवा 4 अन्य जनजातियां भी रहती हैं। लेकिन सेंटिनलीज द्वीप की जब बात होती है तो वहां पर बेसिकली जो सेंटिनली जनजाति है उसका निवास स्थान होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। ये जो द्वीप है या ये जो जनजाति है, ये चर्चा में 2018 में काफी सुर्खियों में आई थी, जब जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकी मिशनरी थे। वो कहा जाता है कि यहां पर जब गए थे तो वो अमेरिका के ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए गए थे और वहां पर इंटरेक्शन के दौरान ही संभवतः इस जनजाति के लोगों के द्वारा, चूंकि बाहरी संपर्क इनका कभी हुआ नहीं, तो ये बाहरी लोगों को समझ नहीं सकते हैं और ये अपनी संस्कृति में किसी तरह का हस्तक्षेप इन्होंने पसंद नहीं किया और उनके तीर से संभवतः इनकी हत्या हो गई, ये कहा जाता है। अब देखिए, ये निग्रिटो मूल की जनजाति है, छोटे कद के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। और जो मानव विज्ञान सर्वेक्षण है, जो आर्कियोलॉजिकल साइंस का जो सर्वे है, वो कहता है कि इनकी उपस्थिति कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2000 वर्ष पुरानी है। और जीनोम अध्ययन ये कहते हैं कि ये इनके उपस्थिति के संकेत 30,000 साल पहले से इनके निवास का संकेत मिलता है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जब अफ्रीका से 60,000 वर्ष पहले जो अफ्रीका से पहले प्रवास करने वाले पहले मानव थे, तो उनके प्रत्यक्ष वंशज के तौर पर इनको देखा जाता है। तो एक तरह से ये बहुत ही आदिम जनजाति के तौर पर सेंटिनलीज जो ट्राइब है इनको जाना जाता है।
अब देखिए, इस जनजाति के लिए यह भी कहा जाता है कि इनके यहां जब जब हस्तक्षेप का प्रयास हुआ तो उन्होंने इसका विरोध हमेशा से किया है। आगे हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। तो ये इनकी विषय में एक इनका परिचय, हजारों वर्षों से चूंकि ये अलगाव में रहते हैं, एक स्वैच्छिक रूप से अलग रहते हैं, इसलिए किसी भी तरह का इंटरेक्शन, ये अपनी संस्कृति में किसी तरह का छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इनका जो स्वभाव है वो आक्रामक है। अगर कोई यहां पहुंचता है तो तुरंत उस पर अटैक करने लगते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क का हमेशा इन्होंने विरोध किया। देखिए 1991 में ये जरूर कहा जाता है कि कुछ नारियल इन्होंने एक शोध के दौरान एक्सेप्ट किया था और उसी दौरान लोगों ने देखा कि इन्होंने कुछ लोहे का इस्तेमाल किया, अन्यथा ये वैसे ही जीवन अभी जीते हैं जैसे कि नवपाषाण काल के टाइम पर जीवन जिया जाता था। पूरी तरह से इनकी जो जीवन पद्धति है वो कैसी है, वो खाद्य संग्राहक हैं, ये अभी भी शिकारी हैं, तो पूरी तरह से एक आदिम जीवन ये जी रहे हैं। अब देखिए औपनिवेशिक काल की अगर बात करें तो 1879 में एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे, मॉरिस विडाल पोर्टमैन उनका नाम था। उनको जिम्मेदारी मिलती है इस क्षेत्र की और 1880 में वो यहां की यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान उन्होंने यहां से एक बुजुर्ग पुरुष, एक बुजुर्ग महिला, उनके साथ एक महिला थी और 4 बच्चे थे। उनको उन सेंटिनलीज जो ट्राइब के लोग थे उनको लेकर पोर्ट ब्लेयर आते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान ही, अपने जो भी अपना शोध कर रहे थे उसके दौरान ही इन लोगों की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और इसमें से जो महिला और पुरुष होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर ये ले जाते हैं उनको और फिर वहीं पर इनके स्थान पर छोड़ते हैं, लेकिन इस दौरान जो बच्चे हैं वो भी संक्रमण उनमें हुआ होता है। तो एक ऐसी घटना थी जिसको ये माना जाता है कि इसकी वजह से भी उनके मन में एक आक्रोश रहा होगा। तो ये जो मॉरिस विडाल पोर्टमैन के टाइम की घटना है, ये भी एक ऐसी घटना है जो उनके मन में बैठा होगा कि बाहर की दुनिया क्रूर है। इसके अलावा 2006 में भी 2 मछुआरे थे जो यहां पर तट पे सेंटिनलीज द्वीप के पास गए, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 2018 में जो ईसाई मिशनरी का प्रचार करने गए थे, जो अमेरिकी थे, उनका जॉन एलन चाउ, उनका उदाहरण आपके सामने रखा ही गया। 2004 में जब सुनामी आई थी तो सुनामी के दौरान जब हेलीकॉप्टर से यहां पर राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की गई, जब कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर पहुंचा तो इन लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके अलावा ये पूरी तरह से प्रकृति पूजक है, एनिमिज्म है, प्रकृति पूजा को महत्व देते हैं। तो आदिम जीवन पूरी तरह से है यहां पर और शारीरिक बनावट और भाषा जो है इनकी, जो जारवा समुदाय है उससे इनकी मिलती जुलती है। अब कुछ शोधों में यह पाया गया कि धातु का उपयोग सिर्फ हथियारों के लिए करते हैं, अन्यथा ये पूरी तरह से पाषाणकालीन जीवन जीते हैं। इसके अलावा अब इनकी संख्या की बात करते हैं, क्योंकि संख्या के लिहाज से ही बहुत कम होती संख्या ही ये माना जाता है कि ये एक आदिम संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति जिसके सम्मान और संरक्षण के लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए इस क्षेत्र को निषिद्ध किया गया। अब देखिए 1901 से 1921 तक आप देखें 117 इनकी संख्या थी, 1931 में 50 हो गई और 1961 की जनगणना में भी 50 की संख्या ही दर्शाई गई। 1991 में आप देखेंगे 23 हो गई इनकी जनसंख्या, बहुत कम हो गई। और 2001 में फिर 39 दिखाई देती है, जिसमें कि 2001 की जनगणना में 21 पुरुष और 18 महिलाएं बताई गई। लेकिन 2011 की जब जनगणना आप देखेंगे तो केवल 15 सेंटिनली लोगों को ही ढूंढा जा सका, जिसमें कि 12 पुरुष और 3 महिलाएं थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनकी संख्या 40 से 400 के बीच में हो सकती है। इनको फिलहाल पीवीटीजीज के अंतर्गत शामिल किया गया है, अर्थात पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिलहाल इनकी जो कम होती संख्या है वो एक चिंता का विषय है, इसीलिए इस क्षेत्र को पूरी तरह से निषिद्ध घोषित किया गया। अब देखिए अंडमान निकोबार में जो आदिवासी जनजातीय संरक्षण अधिनियम 1956 को लागू किया गया, इनके संरक्षण को देखते हुए अब ये कानून क्या है, तो इस कानून के अंतर्गत ही इनको संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि इस क्षेत्र को रिजर्व एरिया घोषित किया गया, संरक्षित एरिया घोषित किया गया इस कानून के अंतर्गत, यानी कि अंडमान निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के अंतर्गत। और किसी भी प्रकार के अनधिकृत व्यक्ति का यहां पर जो प्रवेश है इस क्षेत्र में, उसकी अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से विशेष कंडीशन में जो अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अब इन जनजातियों की कोई भी तस्वीर नहीं ले सकता है, किसी भी तरह की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, जैसा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। 5 समुद्री मील से अधिक निकट जाना भी वहां पर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से निषिद्ध है। आप जहां पर भी यह द्वीप है उसके 5 मील के रेडियस में, 5 समुद्री मील से अधिक निकट आप वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह भी इस प्रोविजन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके अलावा जो विशेष अनुमति होती थी उसको कहा जाता था रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। अब विशेष कंडीशन में ये परमिट लेकर आप वहां पर पहुंच सकते थे।
अब ये व्यवस्था शुरू की गई थी किस व्यवस्था के तहत? तो 1963 में ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसको कि हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के अंतर्गत देख रहे हैं। अब इसमें यह था कि विदेशी नागरिकों को इस संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए एक विशेष परमिट की जरूरत होती है, एक विशेष अनुमति की जरूरत होती थी, जो इस RAF के तहत वो परमिट लेकर ही जा सकता था। लेकिन भूटान को छोड़कर सभी विदेशी नागरिकों को ये लेना अनिवार्य था। भूटान के लोगों के लिए ये छूट दी गई थी। अब यात्रा के लिए असाधारण अगर कारण होगा, कोई बहुत विशेष कारण है, तभी ये परमिट दी जाती थी और इसकी अनुमति लेनी पड़ती थी गृह मंत्रालय से। तो एक तरह से यह प्रक्रिया जटिल बनाई गई थी। और इसमें यह भी था कि अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं या पाकिस्तानी मूल के जो विदेशी हैं, उनको यह अनुमति नहीं मिलती थी किसी भी दशा में। इस तरह से यह व्यवस्था बनाई गई। लेकिन 2018 में गृह मंत्रालय ने 29 ऐसे द्वीप थे जहां से ये परमिट की व्यवस्था, जो RAP की व्यवस्था थी, उसमें 29 द्वीपों को हटा लिया। 29 द्वीप को इस पे बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि यहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ऐसी दशा में इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना की गई। ये कहा गया कि इससे जो आदिवासी सुरक्षा है वो खतरे में पड़ेगी। तो बाद में ये कहा गया कि नहीं भाई, भारतीयों को अभी भी पास और विदेशों को अनुमति लेनी होगी। और ये कहा गया कि सेंटिनलीज द्वीप भी उसमें 29 में शामिल था। तो फिलहाल सेंटिनलीज द्वीप पर पूरी तरह से निषेध है, वहां पर जाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कई प्राचीन भाषाएं, जैसे कि ये कहा गया कि जो यहां पर बोली जाने वाली प्राचीन भाषाएं हैं वो विलुप्त हो गई हैं। तो इस लिहाज से भी इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। अब शुरुआत में आप देखेंगे 1967 में तो सरकार ने यहां से संपर्क की कोशिश शुरू की थी। उसी क्रम में आप देखेंगे 1991 में जो प्रयास किए गए थे, तो शुरुआत तो 1967 से की गई, लेकिन उन लोगों का सकारात्मक रुख नहीं रहा। वो हमेशा से आक्रामक रहे। प्राकृतिक उनमें यह कहा जाता था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, चूंकि बाहरी संपर्क ही नहीं हुआ। तो इस लिहाज से भी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह उचित नहीं प्रतीत हुआ। इसके अलावा उनका जो आक्रामक रुख रहा वो समय समय पर देखने को मिला, और कम संख्या को देखते हुए इस कदम को बहुत उपयुक्त नहीं माना गया। तो यह माना गया कि 90 के दशक में जो हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, हैंड्स ऑफ पॉलिसी का मतलब सीधा संपर्क स्थापित करने की जो पॉलिसी थी उसको रोका जाए। और सीधा संपर्क की जो पॉलिसी है उसको रोकने के साथ साथ अब यहां पर जो पॉलिसी है उसको चेंज किया गया और उस पॉलिसी को कहा गया आई ऑन। अर्थात इस नीति के अंतर्गत कदम रखने का मतलब था कि उन पर निगरानी रखने की जरूरत है। क्योंकि संपर्क उनको स्वीकार्य नहीं था, तो तटरक्षक बल और नौसेना की गश्त भी बढ़ाई गई ताकि बाहरी लोगों का वहां हस्तक्षेप ना हो, चाहे शिकार के लिए, चाहे किसी अन्य चीज के लिए, उनके सांस्कृतिक जीवन में छेड़छाड़ के लिए। सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी शुरू की गई। किस पॉलिसी के अंतर्गत? आइज ऑन पॉलिसी के अंतर्गत। फिर अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की गई और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क किया गया कि इस प्रकार की घटना ना हो। तो ये जो पॉलिसी है 1990 के बाद से, उस पॉलिसी के अंतर्गत ही यहां जाना जो निषिद्ध है उसको लांघने का काम किया है फिलहाल इस अमेरिकी यूट्यूबर ने, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के लोग जिनका बाहरी संपर्क नहीं है, उनकी संस्कृति, उसका संरक्षण हमारे लिए भी आवश्यक है। क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत में ही मैंने कहा कि पुरानी संस्कृतियों के ये संरक्षक तो हैं ही, बल्कि एक इतिहास का हिस्सा अपने साथ लेकर चलते हैं। उस इतिहास के हिस्से का संरक्षण भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए भी आवश्यक है कि उनके सांस्कृतिक जीवन में, उनके अपने तरीके के प्रकृति पूजक जीवन में बिना हस्तक्षेप के उनको अपने तरीके से अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए भी सरकारों की ये पॉलिसीज रही हैं, हमारा भी ये कर्तव्य है। और एक बड़ी चिंता ये भी है कि सोशल मीडिया ब्लॉगिंग संस्कृति जो है, इस पर इस घटना के बाद से देश विदेश के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि जो सोशल मीडिया ब्लॉगिंग की संस्कृति है उसमें हम ऐसा ना अंधानुकरण उसका करने लगे कि ब्लॉगिंग के चक्कर में हम ऐसे संकटग्रस्त जनजातियों के ऊपर एक खतरा बनकर उभर जाएं। तो इन चीजों से हमें भी बचना चाहिए। फिलहाल एक अभ्यास प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ और दूसरा होगा मुख्य परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न आपके सामने है, किस मंत्रालय के अंतर्गत RPA परमिट दिए जाते हैं? विकल्प आपके सामने है, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या जनजातीय मामलों का मंत्रालय। और मुख्य परीक्षा के लिहाज से एक प्रश्न है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की घटना भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की किस प्रकार की कानूनी और नैतिक चुनौतियों को उजागर करती है? तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है इस प्रश्न का जवाब तो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।